नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है नोखा ज्ञानपीठ क्लासेज में। मैं आपका एजुकेटर आशीष बिश्नोई जनरल साइंस का आगे का टॉपिक करवाना स्टार्ट करूंगा। कल मैंने आपको जेनेटिक्स का कुछ हिस्सा करवा दिया था, पूरा तो नहीं करवाया था मैंने, लेकिन एक हिस्सा मैंने आपके कवर कर लिया था जिसमें मैंने मेंडलवाद बता दिया था और मेंडल के सभी नियम बता दिए थे। मैंने मेंडल के तीनों नियम बता दिए थे जो कि इस प्रकार है। मैंने पहला नियम बताया था आपको, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा मैंने आपको बताया होगा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तीसरा मैंने आपको बताया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहले से एक वीडियो अपना आ चुका है, तो जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो पहले वाला वीडियो एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपको वो बेसिक कंसेप्ट एक बार वो टेम्पलेट बन जाए, ताकि उस टेम्पलेट पे अपन आगे फॉलो कर सकें। ये दो नियम तो मैंने ऑलमोस्ट आपको विस्तार करके बता दिया था। स्वतंत्र अपव्यूहन में चीजें बता दी थी, पर इसका अपवाद नहीं बता पाया था कल, क्योंकि क्लास का टाइम पूरा हो गया था। इसका अपवाद होता है सहलगनता। अपवाद है इसका सहलगनता। सहलगनता। सहलगनता के बारे में नॉर्मल सी चीज याद रखनी है आपको। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अर्थ है कि एक जीन की वंशागति दूसरे जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करेगी। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही तो कहता है कि एक जीन की जो वंशागति है वो दूसरे जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करेगी, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगी। मान लो आप में 3 लक्षण एक साथ जा रहे हैं तो तीनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन सहलगनता बोलती है कि कुछ जीन साथ साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जाएंगे तो एक साथ, वरना जाएंगे ही नहीं। जैसे अपने क्लास में भी कई बार ग्रुप्स बन जाते हैं कि सब जाएंगे तो जाएंगे, वरना अकेले कोई नहीं जाएगा। तो कुछ जीन्स भी ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रुप्स में जाते हैं। तो सहलगनता क्या होती है? ऐसी जीन जो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखती है, जो साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति रखती है। एक चीज और याद रखना, सहलगनता इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन। और ब्रैकेट में लिखे याद रखना किस में की थी? तो फल मक्खी में की थी। इसकी खोज की गई थी टीएच मॉर्गन द्वारा। और कहां की गई थी? फल मक्खी में की गई थी। और मॉर्गन साहब को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये अपने हो गए तीनों नियम मेंडल के। कल बता दिए थे, आज थोड़ा सा बता दिया। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेंडल को जब मेंडल ने ये नियम दिए थे उस वक्त मेंडल को कामयाबी नहीं मिली थी, ना ही मेंडल को कोई जानता था। उसके 2-4 कारण थे। एक तो मेंडल ने अपने जो भी नियम दिए, जो भी प्रयोग किए, जो भी परिणाम निकाले, उसमें गणित बहुत ज्यादा डाल दी, क्योंकि वो खुद प्रायिकता और सांख्यिकी का अच्छा जानकार था, जबकि बायोलॉजी वालों को इस चीज में थोड़ा सा कम माना जाता है। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने मेंडल को थोड़ा सा महत्व कम दिया। एक दूसरा कारण ये भी मानते हैं कि लोगों ने उस वक्त थोड़ा डार्विन को महत्व ज्यादा दिया। डार्विन ने अपनी एक किताब निकाली थी उस वक्त, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। लोग उसको पढ़ने में ज्यादा बिजी थे, तो इसकी तरफ कम ध्यान दिया गया। आप याद रखना, मेंडल ने जो अपने प्रयोग थे, मेंडल उसने अपने प्रयोग का छापन कहां किया था? छापन का सिंपल शर्त है, आज आपने कोई रिसर्च की और आप घर पे लेके बैठ गए तो कोई जानेगा थोड़ी आपने कुछ किया है, आपने कुछ नया खोजा है। तो आपको तो ऐसी बात है कोई कहीं पे छापना पड़ेगा, जहां पे लोग पढ़े, लोग उसका अध्ययन करें, जहां से आपको अप्रूवल मिले कि हाँ आपने ये काम किया है। तो इसने छापा था ब्रून हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी। कहां छापा इसने? ब्रून हिस्ट्री ऑफ नेचुरल, ब्रून हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी।
ये एक पत्रिका है, यहां इसने अपना काम छापा, लेकिन वैज्ञानिकों को इसका काम ना तो ज्यादा समझ में आया और ना इसको ज्यादा महत्व दिया गया। और ये बदकिस्मती है कि एक ऐसे शानदार आदमी को जिसने इतना अच्छा काम किया उसको महत्व नहीं मिला और इसकी मौत हो गई। और इसकी मौत होने तक भी इसको कोई भी दर्जा नहीं मिला। इसकी मौत के बाद 3 वैज्ञानिक आए, तीनों का नाम याद रखना। एक का नाम था कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। दूसरे का नाम था ह्यूगो डी व्रिच या एच.जी. व्रिच, पूरा नाम है ह्यूगो डी व्रिच। तीसरा था इरिक वॉन सेरेमक, इरिक वॉन सेरेमक, सेरेमक। ध्यान रखना, तीनों अलग अलग देश से हैं, तीनों ने अलग अलग पौधों पर काम किया है और यह बात है लगभग 1900 के आसपास की। तो उस वक्त ऐसा कोई संचार का माध्यम भी नहीं था कि तीनों एक दूसरे के टच में थे। तीनों ने बिल्कुल अलग अलग प्रयोग किए हैं, लेकिन तीनों के निष्कर्ष सेम है, तीनों के एक ही निष्कर्ष निकले। और इन तीनों ने जब वापस स्टडी किया तो पता चला कि ये प्रयोग के निष्कर्ष तो कोई 100 साल पहले निकाल के चला गया था। और वो निकालने वाला कौन था? वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन तीनों के लिए कहा जाता है कि इन्होंने मेंडलवाद की पुनः खोज की। जब मेंडल ने अपने प्रयोग निकाले, निष्कर्ष निकाले, तो लोग ना तो समझ पाए ना ही उसको ज्यादा महत्व दे पाए, लेकिन इन तीनों ने मेंडल को वापस जीवित किया। इन तीनों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग निष्कर्ष निकाले, लेकिन इनके जो भी निष्कर्ष आए वो सेम थे जो मेंडल 100 साल पहले कर चुका था। इसलिए इनको बोलते हैं इन्होंने तीनों ने मिलकर मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। तो अपने एक सिंपल सी लाइन इन तीनों के बारे में लिख सकते हैं कि इन तीनों ने मेंडलवाद की पुनः खोज की, मेंडलवाद की पुनः खोज की। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेंडल को किसी ने नाम दिलाया तो इन तीनों ने दिलाया। यदि ये तीनों कोई काम नहीं करते या ये मेंडल का नाम नहीं लेते तो मेंडल को आज कोई नहीं जानता और शायद हम उसे अनुवांशिकी का पिता भी नहीं कहते। तो इन तीनों ने मेंडल को वापस पुनर्जीवित किया था, रिलाइव कर दिया था। उसके बाद कल मैंने बोला था कि पीपीटी में डाल दूंगा वो 7 जो विपर्यासी लक्षण थे, वो पीपीटी में नहीं डाला, तो आज पीपीटी में है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देख लीजिए आप, मैंने बोला था 7 लक्षण मेंडल ने लिए थे मटर के लिए। ये तो देखो विपर्यासी लक्षण का नाम है, यहां पर मैंने प्रभावी लिखा है और यहां पर मैंने अप्रभावी लिखा है। जैसे पादप की मैं ऊंचाई ले लूं तो लंबापन होता है प्रभावी, वहीं जो मोनापन है, मोनापन होता है अप्रभावी। इस चीज का ध्यान रखें, यहां होगा बोना, बोनापन होता है अप्रभावी। पुष्प की स्थिति की बात करें तो जो कक्षस स्थिति है वो तो होती है प्रभावी और अग्रस्त होती है अप्रभावी। ऐसे आप ये 7 है, आप नॉर्मली पढ़ लेना, आपके ज्यादातर काम क्या आएंगे। एक तो ये पादप की ऊंचाई और एक बीज की आकृति 6 नंबर वाला और एक आपके 7 नंबर वाला बीज का रंग। अपने मेनली यूज 3 ही करेंगे भाई, एक तो पादप की ऊंचाई यूज करेंगे ज्यादा, एक बीज की आकृति यूज करेंगे, एक बीज का रंग यूज करेंगे। है तो 7, सातों आंख में से निकाल लेना, पर मोस्ट प्रोबेबली यूज अपन इन 3 का ही करेंगे। आगे चलते, इसके बाद मेंडल ने कुछ और प्रयोग किए थे, उनमें से 2 अपने को पढ़ने हैं। एक तो है एक संकर संकरण और एक है द्विसंकर संकरण। त्रिसंकरण संकरण भी होता है लेकिन वो अपने सिलेबस में है नहीं, वो जब बायो का बच्चा पीजी में जाता है तब करता है और अपने पीजी लेवल का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आज अपन अभी कर लेते हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या? मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण लिए थे? टोटल कितने? 7 लिए थे। मोनो मतलब एक, तो आपको उन 7 में से कोई एक लेना है और उस एक को लेकर आपको प्रयोग करना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक जोड़ी लक्षण लेने, एक लक्षण नहीं, एक जोड़ी। और जोड़ी में कितने होते हैं? 2 होंगे, लेकिन जोड़ी कितनी? 1। और जो मेंडल ने लिया था, जो अपनी एनसीईआरटी लेती है, मैं वही लेके दिखा रहा हूं। आप 7 में से कोई सा भी ले सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन अपने एनसीईआरटी को फॉलो करके चलते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लें। परिभाषा क्या हो जाएगी?
जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को आपस में लेकर संकरण करवाया जाए, मोनो मतलब एक, तो कितने लक्षण लेने? एक जोड़ी। लिख लीजिए, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर किया जाने वाला संकरण, लक्षण लेने आपको कितने? एक जोड़ी। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज लेके वो लक्षण लेके दिखा देता हूं। आपने पहला लक्षण साथ में देखा होगा, वो था पादप की ऊंचाई, और पादप की ऊंचाई में लंबा तो था प्रभावी और बोना था अप्रभावी। तो मान लो ये तो अपनों ने ले लिया लंबा और ये ले लिया अपनों ने बोना, तो एक जोड़ी लक्षण हो गई भाई। एक जोड़ी बोले तो दो लक्षण हो गए, एक लंबा है एक बोना है। प्रभावी लक्षण को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल टी। बोने को हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है, या फिर अप्रभावी को हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। और इनको अपन क्या बोल सकते हैं? इनको अपन बोल सकते हैं कि भाई ये जनक है। और अब इन जनकों से अपन बनाएंगे युग्मक। जैसे इंसान में क्या बनते हैं भाई? नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु, तो इनमें भी अपने को बनाने हैं। और युग्मक अपने को जब भी बनाने हो, विभाजन कौन सा करवाएंगे? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री ही क्यों? क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आदि, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या सही से बनाए रखता है। अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो यहां आएगा कैपिटल टी, यहां आएगा स्मॉल टी, और इनको बोला जाता है युग्मक। इनको बोला जाता है युग्मक। अब इन युग्मकों को अपन आपस में मिला दें, इसको बोलते हैं संकरण, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये जो पीढ़ी मिली है उसको अपन बोलते हैं F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब क्या? पौधा लंबा या बोना? भाई पौधा लंबा बना कि बोना बना? क्योंकि कैपिटल टी तो किसको बता रहा है? लंबे को, जबकि स्मॉल टी किसको बता रहा है? बोने को। यहां कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, तो पौधा कैसा होगा? लंबा होगा कि बोना होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेंडल के पहले नियम को पढ़ना है। और मेंडल का पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता नियम क्या बोलता है? F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखते नहीं। मतलब अप्रभावी लक्षणों को प्रभावी लक्षणों द्वारा दबा दिया जाता है। और यहां पर प्रभावी कौन है? लंबा। तो क्या बोना दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बोना अप्रभावी है, उसे दबा दिया गया। तो ये सभी पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखना, सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। और इसके पीछे रीजनिंग क्या है? मेंडल का प्रभाविता का नियम। क्योंकि मेंडल क्या बोलता है? F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखेंगे, अप्रभावी लक्षण दिखेंगे नहीं। अप्रभावी लक्षण को दबा दिया जाएगा। मैं अगेन बोल देता हूं, कल भी बोला था, स्क्रीनशॉट यदि मैं आड़े आ जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसे एज ए पीपीटी फॉर्म आपको कमेंट में पिन करके डलवा दूंगा। आप वहां से आराम से ले लेना, आराम से हम कैमरे से अच्छा सा क्वालिटी का आपको पूरा शूट करके देंगे। तो आपको साथ में स्क्रीनशॉट लेने की वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब टेलीग्राम चैनल पे जाना, मैं पिन करवा दूंगा कमेंट में, वहां पे जाके चेक कर लेना। अब ये तो होगी अपनी F1 पीढ़ी। अब अपने को प्राप्त करना है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी भी अपने इसके प्राप्त करेंगे। तो अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहली बात, अपने पास F1 पीढ़ी क्या आई है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आई अपने पास। कौन सी पीढ़ी? ये आई अपने पास F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और प्राप्त क्या करना है अपने को? प्राप्त करना है अपना F2 पीढ़ी। कल भी बताया था F1 पीढ़ी क्या होती है? किसी की भी प्रथम संतान, प्रथम पीढ़ी की सभी संतानें F1 पीढ़ी है। जैसे आप अपने माता पिता के लिए कौन सी पीढ़ी हो? पहली पीढ़ी हो, लेकिन अपने दादा दादी के लिए दूसरी पीढ़ी हो। तो ये देखो जनक थे, ये इनमें पहली बार है, तो ये इनकी पहली पीढ़ी है। अब इनके भी जो आगे बच्चे होंगे वो इनके लिए हो जाएगा F2 पीढ़ी। F बोले तो फिलियल पीढ़ी। F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करेंगे? F1 पीढ़ी के स्वयं परागण द्वारा। F1 पीढ़ी के स्वयं परागण द्वारा। जो कल की क्लास लेके आया उसको पता होगा स्वयं परागण क्या होता है, बता दिया था मैंने। स्वयं परागण द्वारा मतलब खुद के साथ, आत्मनिर्भर वाला सीन
कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। और इसे प्राप्त करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं चेकर बोर्ड या पुन्नेट वर्ग। दोनों नाम याद रखना, चेकर बोर्ड भी, पुन्नेट वर्ग भी। तो नोट डाउन कर सकते हैं अपन आराम से। चेकर बोर्ड या पुन्नेट वर्ग द्वारा, पुन्नेट वर्ग द्वारा F2PD प्राप्त करना, F2PD प्राप्त करना। ध्यान रखना, एक संकर संकरण में आगे भी आएगा द्विसंकर संकरण, इन सब में F2PD कैसे प्राप्त करते हैं? तो F2PD प्राप्त करने के या तो चेकर बोर्ड से या पुन्नेट वर्ग से। नाम दो है, तरीका एक ही है, बात एक ही है। एग्जाम में चेकर बोर्ड भी दे सकता है, पुन्नेट वर्ग भी दे सकता है। अपन अगली स्लाइड पे बना लेते हैं। एक चीज तो अपने को पता चल गई होगी कि अपने को गुणा किस किस का कराया है, F1PD का F1PD के साथ ही करवाया है। तो युग्मक क्या बनेगा अपने पास? युग्मक बनेगा अपने पास T और T, दो युग्मक है। और चेकर बोर्ड या पुन्नेट वर्ग का है फिक्स रूल समझ लो, जितने युग्मक होते हैं ना उससे एक ज्यादा का पूरा पूरा डब्बा बना लो। जैसे दो युग्मक है तो 3x3 का, 3 खाने इधर 3 खाने इधर, आराम से बोर्ड बना लो और उसमें सब के सब लिख लो। फिर लिख लो चेकर बोर्ड या पुन्नेट वर्ग, चेकर बोर्ड या पुन्नेट वर्ग, पुन्नेट वर्ग द्वारा F2PD, F2PD। और अगेन मैंने क्या बोला, जितने युग्मक होते हैं उससे एक ज्यादा का बनाना है अपने को। बना लीजिए, 3 का बना लीजिए क्योंकि दो युग्मक है और एक एक्स्ट्रा का अपने को बना के चलना है। पहले इस वाले खाने को आपको दो भागों में बांटना है, एक भी खाना है वो ही बंटेगा, बाकी खाने नहीं बंटेगा, सिर्फ एक खाना बंटेगा। ऊपर हमेशा लिखना है नर, नीचे लिखना है मादा। देखो बच्चों, ये साइन होता है नर का और ये साइन होता है मादा का, याद रखना। ऊपर नर को लिखना है, नीचे मादा को लिखना है। फिर इसमें युग्मक भर देना है, टी 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 और टी। अब इनको आपस में गुणा करवा देना है, इनको आपस गुणा करवा दे। कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी या कैपिटल टी एंड स्मॉल टी या स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब अपने को यहां पे देखने होते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। एक तो देखना होता है अपने को फिनोटाइप, जिसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप नॉर्मल एकदम देसी लैंग्वेज में समझ लो इसको। कोई भी चीज बाहर से कैसी दिखती है, कोई भी चीज बाहर से कैसी दिखती है वो है फिनोटाइप, या फिर हिंदी में बोल सकता हूं मैं लक्षण प्रारूप। और एक होता है जीनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप, जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप कोई चीज हकीकत में अंदर से कैसी, एक तो बाहर से दिखाई कैसे दे रही है और एक हकीकत में अंदर से कैसी है। जैसी दिखती है वो तो है फिनोटाइप, और जैसा हकीकत में अंदर से है वो क्या, उसका जीनोटाइप। कैपिटल टी तो ऐसी बात है, लंबा है। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा ही होगा, क्योंकि स्मॉल टी बोलने को बताता है लेकिन कैपिटल टी उसके लक्षण को दबा देगा। इसमें भी सेम, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण को दबा देगा, ये भी आपको लंबा ही दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा। स्मॉल टी ये आपको एकदम बोना दिखेगा। तो अभी मैं लिखना चाहूं लक्षण प्रारूप में कि लंबे अनुपात बोने, मतलब लंबे पादप कितने हैं, बोने पादप कितने हैं। तो देख लो, ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा और ये भी लंबा दिखेगा, तो आएगा 3 अनुपात। बोना कितना, 1, यही आएगा। लेकिन मैं जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप मतलब हकीकत में चीजें अंदर से कैसी हैं। तो देखो, ये तो है शुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों जगह कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। लंबा तो है पर शुद्ध लंबा नहीं है, यह है अशुद्ध लंबा या संकर लंबा। ये भी अशुद्ध लंबा या संकर लंबा। और ये बोना बेचारा हमेशा शुद्ध ही होता है, जो अप्रभावी होता है वो समयुग्मजीय अवस्था में दिखता है, बाकी दिखता ही नहीं। तो अपने पास जीनोटाइप क्या आ जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। एक तो क्या है कैपिटल टी और कैपिटल टी, बोले तो शुद्ध लंबा। 2 क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी, बोले तो संकर लंबा। और एक क्या अपने पास स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी बोले तो एकदम बोना। ये हो गया अपना एक संकर संकर। थोड़ा सा वापस देख लो,
लेना है क्या अपने को, एक जोड़ी लक्षण लेने। मोनो का अर्थ ही एक है, भले ही मेंडल ने 7 जोड़ी लिए हो, मोनो में अपने को एक लेना है। मोनो बोले तो एक संकर संकरण, इसमें एक जोड़ी लेना है। अब आगे पढ़ाऊंगा द्विसंकर संकरण, उसमें 2 लेने हैं। एक कौन कौन सा लिया अपनों ने, जो एनसीईआरटी लेती है अपनों ने वही लिया है, बाकी 7 में से कोई लिया जा सकता है, रिजल्ट सेम आएगा। ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप लास्ट में मैंने निकला है ना 3:1, 1:2:1, वो सेम आएंगे। आप 7 में से कोई सा लेना, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो एक तो मैंने ले लिया लंबा, एक ले लिया मैंने बोना। और मैंने पहले ही बोला था प्रभावी को अपन कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल टी, जबकि अप्रभावी को स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल टी। इनमें मैंने अर्धसूत्री विभाजन करवाया, युग्मक प्राप्त किए और युग्मक का फिर आपस में संकरण करवा दिया, तो मेरे को मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। और मैंने आपको बोला था प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि F1PD में केवल वही लक्षण दिखेंगे जो प्रभावी है, अप्रभावी लक्षण दिखेंगे नहीं। तो ये स्मॉल टी तो अप्रभावी है और कैपिटल टी प्रभावी है, तो कैपिटल टी वाला लक्षण दिखेगा। और कैपिटल किसको बताता है, लंबे को। तो यहां सभी पादप कैसे होंगे भाई, लंबे। अब अपने को F2PD प्राप्त करना, मतलब इनकी दूसरी पीढ़ी होगी, समझो बेटड़ी पीढ़ी तो या पोतड़ी पीढ़ी, अगली पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो इस पीढ़ी के लिए अपने किसका यूज करेंगे, स्वयंपरागण करवाएंगे, स्वयंपरागण कराएंगे। फिर करवाएंगे क्या, चेकरबोर्ड या पुनेट वर्ग। ये नाम याद रखना कि F2PD प्राप्त कैसे करते हैं, या तो चेकरबोर्ड से या फिर पुनेट वर्ग से, ये नाम नहीं भूलना अपने को। फिर चेकरबोर्ड या पुनेट वर्ग अपने को बनाना है तो आपने को नॉर्मली याद क्या रखना है, एक तो जितने युग्मक बनते हैं ना उससे एक अधिक खांचा बना लो, उतने आड़ा बना लो, उतने ही लंबे साइड में बना लो। 2 थे तो अपने 3x3 का बना लिया, आपस में गुणा करवा लिया, युग्मक प्राप्त कर लिया। फिर अपने लिख लिया फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये याद रख लेने, ये याद रख लेने हैं। आप चाहे कोई सा इलेक्शन ले लेना, 7 में से यही आएंगे, इसके अलावा दूसरा कभी नहीं आएगा, यही आएंगे। तो एक संकरण में हमेशा लक्षण प्रारूप 3:1 ही आएगा और जीन प्रारूप हमेशा 1:2:1 ही आएगा, चाहे आप 7 में से कोई लक्षण ले लेना, इट डजंट मैटर एट ऑल। इस चीज का ध्यान रखना। और आए कैसे हैं तो देख लो, फिनोटाइप कोई चीज बाहर से कैसे दिखती है, बाहर से ये भी लंबा दिख रहा है, ये भी लंबा और ये भी लंबा, ये बोना दिख रहा है तो मैंने लिख दिया 3 लंबे और 1 बोना। हकीकत में अंदर से कैसा है, ये तो है शुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध बोना, इसलिए मैंने देखो जीनोटाइप क्या लिख दिया, 1, 2 और 1। अब आगे चलते हैं। इसमें कोई इश्यू हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना, मैं जब कल क्लास लूंगा तो वापस बता दूंगा, या फिर कोई छोटा बड़ा इश्यू होगा तो मैं कमेंट में वहीं पे वापस आंसर कर दूंगा। अब अपने लगा लो द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस बार लक्षण 2 जोड़ी लेने, एक नहीं लेना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, 1 जोड़ी लक्षण लिए थे। लिया क्या था, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई कितने टाइप के हो सकते हैं, या तो पादप लंबा हो सकता है या पादप बोना हो सकता है। यहां 2 लेंगे और वही यहां पे भी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं, आर वाई वाई। आर का अर्थ यहां पर गोल है बच्चों, गोल, और वाई का अर्थ यहां पीला है। और मैंने देखो आर भी बड़े लिखे हैं और वाई भी बड़े लिखे हैं, मतलब ये लक्षण कैसे हैं, प्रभावी। आपको कैसे पता चला कि प्रभावी है, प्रभावी को कैपिटल में लिखा जाता है जबकि अप्रभावी को स्मॉल में लिखा जाता है। अब देखो मैंने इधर लिख लिया, ये कैसा हो जाएगा, गोल की जगह क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। गोल की जगह हो जाएगा झुर्रीदार, पिल्ले की जगह हो जाएगा हरे, झुर्रीदार हरे। वो आप 7 वाले टेबल में देखोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा, कक्षस्थ, अग्रस्त, वो आपको सारी चीजें आपको वहां पे मिल ही जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आर वाई वाई, यहां पे मैंने बड़े लिखे मतलब ये प्रभावी है, यहां पे मैंने छोटे लिखे मतलब ये अप्रभावी है। और इनको मैं जनक अगेन बोल सकता हूं, ये तो हो गए जनक। अब जनक से मेरे को क्या प्राप्त करने, युग्मक प्राप्त करने। और जब भी जनक से युग्मक प्राप्त करने होते तो अपन विभाजन कौन सा करवाते हैं, अर्धसूत्री। जब भी जनक से युग्मक प्राप्त करने हो अपने विभाजन करवाते हैं भाई अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में ना, अलैंगिक जनन की बात अलग से होती है। तो लैंगिक जनन में अपने को अर्धसूत्री विभाजन करवाना है, उसे अपने को युग्मक मिलेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए कैपिटल आर ए कैपिटल वाई। ए कैपिटल आर ए कैपिटल वाई कैसे अपनों ने पढ़ा है, पृथक्करण का नियम। युग्मक बनते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों एक साथ नहीं जाते। यहां से क्या आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और इन दोनों को मैच करने से क्या आएगा अपने पास, कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसको अपन क्या बोल देंगे F1 PD, F1 PD। लेकिन अगेन फिर से वही सवाल, ये कैसे होंगे, गोल पीले होंगे या झुर्रीदार हरे होंगे? जो भी अपने को F1 PD में प्राप्त हुआ है, जो अपने को F1 PD में प्राप्त हुआ है वो गोल पीले होंगे या झुर्रीदार हरे होंगे, ये अपने को पता करना है। ये अपन कैसे पता कर सकते हैं? वही प्रभाविता का नियम। F1 PD में क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभावी, अप्रभावी लक्षण दिखेंगे नहीं, अप्रभावी लक्षण बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो ध्यान रखना ये सभी कैसे होंगे? गोल व पीले, गोल व पीले, ये सभी गोल व पीले होंगे, इस चीज का ध्यान रखें। और ये पीडी कौन सी है? F1 PD। और इस F1 PD से अपने को प्राप्त करना है F2 PD। और F2 PD प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई? यदि अपने को F2 PD प्राप्त करना है, F2 PD, तो अपन किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? चेकर बोल्ट, चेकर बोल्ट या फिर पुन्नेट वर्ग का, पुन्नेट वर्ग का अपन किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? या तो चेकर बोर्ड का इस्तेमाल या पुन्नेट वर्ग, दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। यहां पे युग्मक क्या बनेंगे? बना के देख लो। F1 PD में अपने पास क्या मिला? आर आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ ही गुणा करवाएंगे, आर आर कैपिटल वाई। बनेंगे क्या क्या अपने पास? अपने पास ये युग्मक बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसका एक सिंपल सा तरीका देख लो, आप ये ऐसे लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, एक बड़ी लिख लो और एक छोटी लिख लो। एक बार तो इस छोटे वाले आर को तुम मानो ही मत, और इस बड़े वाले आर को इन दोनों वाई से गुणा करवा दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस बार इस बड़े वाले आर को मत मानो और इस छोटे वाले आर को इन दोनों से गुणा करवा दो, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों ऐसे बनते हैं भाई। गलती होगी तो 99% यही होगी कि ये चारों बनते कैसे। तो अपने पास चार युग्मक बन चुके हैं भाई, और अब इन चारों युग्मक का क्या बनाएंगे? अपने पुन्नेट वर्ग बनाएंगे। तो कितने बाई कितने का बनाएंगे? 5 बाई 5 का बनाएंगे, सिंपल सी बात है। पिछली बार भी मैंने एक संकट में बोला था, जितने युग्मक आते हैं उससे एक ज्यादा का अपने का क्या बना लेना है? पुन्नेट वर्ग बना लेना है। ये बनाएंगे अपने कल, क्योंकि आज अपना टाइम हो गया है। और मैं आपके लिए बता दूं कि जो हमारी ये ज्ञानपीठ कोचिंग है ये नोखा में ऑफलाइन संचालित है। यहाँ 10th के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, 12th आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, CET का भी बैच हमारे पास है, LDC का भी है, पटवार का भी है, और अभी रिसेंटली हमने SSC GD का भी स्टार्ट किया है। तो जो भी कोई हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं वो चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।